नारायण नारायण एंड हाय, आई एम सीमा एंड आप सबका तन्ना डिफेंस एकेडमी चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि किसी को क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, तो हमारी डेली जो भी क्लासेज होती हैं उनका अपडेट आपको पहले ही मिल जाएगा। ठीक है। और आज हम फिर से हमारा एक आर्मी टेक्निकल का टेस्ट पेपर करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अभी आर्मी टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। तो हमारा जो टेक्निकल का टेस्ट पेपर है वो आप सभी करिए और अपने आप को जज करिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। और प्लीज़ आप क्लास के एंड में कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चन रोंग किए हैं। ये टेस्ट पेपर लगाने से क्या होता है, टेस्ट पेपर लगाने से आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर किस सेक्शन में हमें प्रॉब्लम है। हमारा जो है सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो पोर्शन है हमें उसको सबसे पहले अच्छा करना चाहिए। आप उस चीज़ में अपने आप को जो है वो जज कर सकते हैं। ठीक है। अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए हमारा टेस्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सारे विश्व के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में किस दिन मनाया गया? 25 जून को, 15 जून को, 20 जून को या 21 जून को? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 21 जून। ठीक है। किस शहर में नौसेना कमान का मुख्यालय नहीं है? मुंबई, चेन्नई, कोची और विशाखापट्टनम। तो मुंबई, चेन्नई, कोची और विशाखापट्टनम। तो चेन्नई के अंदर जो है वो आपका नौसेना कमान का मुख्यालय नहीं है। ठीक है। बाकी तीनों के अंदर है। अब देखिए, संविधान में मंत्री परिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 54, 84, 74, 163। तो वो जो है वो आपका 74(1) के अंदर जो है वो प्रधानमंत्री होने का प्रावधान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ऑस्कर पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ होता है? न्यूयॉर्क में, लंदन में, लॉस एंजलिस में या मियामी में? तो इसका जो ऑस्कर पुरस्कार समारोह का जो आयोजन है वो आपका लॉस एंजलिस में, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बौद्ध धर्म को राजधर्म निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बनाया गया? समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या अशोक? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, अशोक। ठीक है। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, अमृतलाल ठक्कर। तो हरिजन सेवक संघ के जो संस्थापक थे वो थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में, जोधपुर राजस्थान में, बीकानेर राजस्थान में, खड़गपुर पश्चिमी बंगाल में? तो भारत में सबसे बड़ा पशुओं का जो मेला है वो सोनपुर बिहार में लगता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, सांची स्तूप किसके शासनकाल में बने? कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त। तो सांची स्तूप जो है वो आपका किसके शासनकाल में बने? अशोक के। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरस्कार मैन ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, लाल बहादुर शास्त्री को, राजीव गांधी को या चौधरी चरण सिंह को? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर 2, लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ पीस का जो है वो पुरस्कार मिल चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में? तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, एक टेस्ट सीरीज में पहले भी आपके आ चुका है कि पुलित्जर पुरस्कार जो है वो किससे रिलेटेड है? वो आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। इस तरह से आप लिंक किया करो ताकि आपको याद भी हो जाए क्वेश्चंस और आपको जो है वो रिकॉल हो जाए। तो आपके अगर एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं तो अगर आपका टेस्ट सीरीज में किया हुआ होता है तो आपका डायरेक्ट माइंड जो है वो क्लिक करता है कि हाँ हमने ये क्वेश्चन किया है और आपके आंसर जो है वो तुरंत उसका याद आता है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहती है। तो थोड़ा सा आप चीज़ों को थोड़ा ध्यान करके अच्छे से किया कीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में जब आप टेस्ट पेपर करोगे ना अपना, जब तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इस चीज़ से कि आप अभी अटेंशन से पूरा फोकस से अपना
टेस्ट पेपर अपनी प्रिपरेशन करोगे ना, तो एग्ज़ाम में आपको ऐसे लगेगा कि मैंने तो चुटकियों में अपना एग्ज़ाम जो टेस्ट पेपर है वो सोल्व कर लिया है, मुझे तो सब कुछ आता है। ठीक है? तो उस चीज़ पे थोड़ा-सा अच्छे से फ़ोकस करिए, तो आपका एग्ज़ाम जो है वो ईज़िली अ, हो जाएगा। ऊष्मा का प्रवाह निम्न के समतुल्य है, द्रवों का ऊँचे तलों से नीचे तल तल की ओर, गैसों का ऊँचे दाब से निम्न दाब की ओर, आवेश का ऊँचे विभव से निम्न विभव की ओर और उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एक सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी अभिनेत्रक लेंस की फोकस दूरी से होती है कम, अधिक, बराबर, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसका आंसर होगा आपका अधिक। ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एक स्थायी चुंबकीय पदार्थ होना चाहिए प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय या अचुंबकीय। तो एक स्थायी चुंबकीय पदार्थ जो है वो क्या होना चाहिए आपका, लोह चुंबकीय होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, श्रेणी अनुनाद होने पर पावर फैक्टर का मान हो जाता है 1 से कम, 1 से ज़्यादा, 1 और 0। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 1। क्या हो जाएगा, 1। ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है आपको, दो तार ए और बी एक ही पदार्थ के बने हैं, किंतु तार ए की लंबाई एवं व्यास तार बी की लंबाई एवं व्यास के दुगने हैं। जब दोनों समान भार के अधीन होते हैं तब तार बी की लंबाई में वृद्धि तथा तार ए की लंबाई में वृद्धि की आधी हो जाती है, कि समान होती है, कि दुगनी हो जाती है, या कि चुगनी हो जाती है। तो जब ए और बी दो एक ही पदार्थ के दो बने हैं, एक ही पदार्थ के दो तार बने हैं, लेकिन ए की लंबाई जो है वो व्यास तार बी की लंबाई और व्यास के दुगने हैं, जो उसका व्यास है डायमीटर है उससे डबल है, तो दोनों समान भार के अधीन होते हैं, मतलब दोनों का वेट जो है वो समान। तब तार बी की लंबाई में वृद्धि, तार ए की लंबाई में वृद्धि क्या हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या बोलता है, दो चालक वलयों को समक्ष रखा है, यदि एक कुंडली में सेल को जोड़े तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी, दोनों 1 एवं 2 या कोई बल अनुभव नहीं करेगी। तो दो चालक वलयों को सक्षम रखा है, यदि एक कुंडली में सेल को जोड़े तो दूसरी अपने आप को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, कल्पना कीजिए कि हल्का ग्रह भारी तार के परितः आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तथा इसका परिक्रमण काल टी है। भारी ग्रह व तारे के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर की पावर -5/2 के अनुक्रमानुपाती हो, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। तो इसका आंसर जो है आपका टी की स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 जो है आर की पावर 7/2, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपको क्या बोलता है, एम द्रव्यमान के एक पिंड को पृथ्वी तल से h = r/5 ऊंचाई ले जाया जाता है, जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है। यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण हो तो पिंड की स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो आप बताइए ऊर्जा में वृद्धि होगी वो कितनी होगी, mgh 4/5 mgh, 5/6 mgh। ये mgh जो है वो क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, तो मतलब एक ये एनर्जी है, mgh 6/7 mgh। तो आपका 18 का आंसर हो जाएगा 4/5 mgh। ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, किसी छड़ का ऊष्मा चालकता गुणांक निर्भर करता है छड़ के दोनों सिरों के बीच तापांतर पर, छड़ की लंबाई पर, छड़ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर या छड़ के पदार्थ पर। तो जो है वो उसकी ऊष्मा चालकता गुणांक जो है वो निर्भर करती है छड़ के पदार्थ पर। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 20, यूट्यूब में दोलायमान द्रव स्तंभ की गति किस प्रकार की होती है, आवर्ती परंतु सरल आवर्त नहीं, अनावर्ती। सरल आवर्त और आवर्तकाल द्रव के घनत्व से स्वतंत्र होता है, सरल आवर्त और आवर्तकाल द्रव के घनत्व पर आश्रित होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सरल आवर्त और आवर्तकाल जो द्रव के घनत्व पर आश्रित होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, एक पिंड की पृथ्वी पर द्रव्यमान 6 किलोग्राम है। अगर इसके द्रव्यमान को चंद्रमा पर मापा जाए
तो कितना होगा, लगभग 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम से कम, 6 किलोग्राम से कम, या 6 किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर 4 6 किलोग्राम आपका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। एक वस्तु जिसका आयतन v है तथा घनत्व d है उसे p घनत्व के द्रव में पूर्णतः डुबोया जाता है, तो द्रव में वस्तु का आभासी भार होगा vdg, vpg, v p माइनस dg, v d माइनस p और g। ये आपको अलग अलग घनत्व दिए हैं d और p, ठीक है। तो द्रव में वस्तु का आभासी भार कितना होगा, तो वो होगा आपका v ब्रैकेट d माइनस p g, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, एक धातु का आयतन प्रसार गुणांक 7.2 इंटू 10⁻⁻5 प्रति सेंटीग्रेड है, तो उसका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होगा 2.4 प्रति सेंटीग्रेड, 4.8 प्रति सेंटीग्रेड, 7.2 प्रति सेंटीग्रेड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 7.2 इंटू 10⁻5 प्रति सेंटीग्रेड है, तो उसका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जो है वो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। एक दर्पण जो वस्तु का आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाती है, तो उस दर्पण का प्रकार है समतल, अवतल, उत्तल, या 1 और 2 दोनों। तो एक दर्पण जो वस्तु का आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाती है, तो उसका दर्पण का प्रकार क्या हो जाएगा, उत्तल। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। एक मायोपिक आंख को ठीक किया जा सकता है उपयोग में लाकर उत्तल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, बेलनाकार लेंस द्वारा। तो एक मायोपिक आंख को जो है वो ठीक किया जा सकता है कौन सा लेंस का यूज करके, अवतल लेंस का उपयोग करके जो है वो मायोपिक आंख को ठीक किया जा सकता है, ठीक है। अब आपका देखो साइंस का कुछ सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब देखिए आपका मैथ का सेक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब हम मैथ का करेंगे। टेक्निकल में थोड़ा सा रिजिड रहता है मैथ का सेक्शन भी, बट डोंट वरी, आपको मैथ का सेक्शन इसीलिए अच्छे से पूरा डिस्क्राइब किया जाता है ताकि आप एग्ज़ाम में किसी तरह की मिस्टेक ना करो। आपको क्वेश्चन किस तरह से सोल्व करना है, तो वो जो है वो आपको पूरा अच्छे से यहाँ पे ट्रिक बताई जाती है, तो उसको फॉलो कीजिए। तो आपका एग्ज़ाम में डेफिनेटली जो है वो आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका राइट ही आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, -6⁻³ इंटू -6⁻³ का मान क्या होगा। तो देखिए आपको पता है जब भी आपकी बेस बराबर हो और आपके पावर हो, तो जब बेस बराबर हो तो जो पावर होती है वो आपकी हमेशा क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा -6⁻6, जो कि आपके आंसर्स में नहीं दे रखा है, तो हम इस 5 की जगह 6 कर देते हैं और इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, किसी वृत्त की PQ और RS शिवाएं जब बढ़ाई जाती है वृत्त की, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं एक बार आपका छोटा सा वृत्त। अब इसकी दो क्या हैं, आपकी PQ और RS दो जीवाएं हैं, तो हमने इधर PQ ले ली, इधर RS ले ली, ठीक है। ये PQ हो गई हमारी, ये RS हो गई। अब ये क्या बोल रहा है, जब बढ़ाई जाती है तो O बिंदु पर मिलती है, इन दोनों को ये बढ़ा रहा है तो O बिंदु पे मिल रही है। यदि PQ आपकी 6 सेंटीमीटर, ये आपकी 6 सेंटीमीटर, OQ आपकी 8 सेंटीमीटर और OS आपकी 7 सेंटीमीटर, तो आपको ये वाली बतानी है कि RS कितनी होगी। तो आप ये मत मान लेना कि ये इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको हम लेस करेंगे तो वो आ गई, नहीं, क्योंकि जीवा की लंबाई भी आपकी अलग अलग होगी। तो अब हम इसमें क्या लेंगे, देखो अब आप करोगे इसको OQ इंटू PQ, ठीक है, OQ इंटू PO, इस पूरे को लोगे। ये आपके किसके बराबर है, क्योंकि ये आपने बराबर खींची है, बाहर वाली रेखाएं जो है ये क्या खींची है आपने, बराबर खींची है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया है, OQ इंटू PQ इजिकल टू SO इंटू RO, ठीक है, ये RO है। तो OQ आपका कितना है, 8, PO आपका कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लो, 8 और 6 कितना हो गया आपका 14, SO आपका कितना है 7 और आपका RO आप इसमें से फाइंड आउट कर लोगे, तो 7 2 ज़ा
14, 8 टू ज़ा आर ओ आपका कितना आ गया 16 आ गया। अब 16 में से आप 7 लेस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा आर एस आ जाएगा, और 16 में से 7 लेस किया तो आपका क्या आया 9 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, चक्रीय चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD का प्रतिच्छेद बिंदु P है। यदि एंगल APB 64 डिग्री है और एंगल CBD 28 डिग्री है तो एंगल ADB का माप बताइए। अब देखो आपके क्या दिया है, एक चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, उसके विकर्ण आपको क्या दे दिए चक्रीय, ये टच कर रहा है यहाँ से, ठीक है, इसके। अब इसके जो प्रतिच्छेद बिंदु AC और क्या हो गए BD, AC और BD, ये प्रतिच्छेद बिंदु, और ये किस पे काट रहा है इसको, ये इसको P पे काट रहा है, ठीक है। अब देखो एंगल APB, ये वाला एंगल इसका कितना है 64 डिग्री। CBOD ये वाला एंगल इसका कितना है 28 डिग्री, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, एंगल ADB, एंगल ये वाला एंगल आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए एंगल APB आपका क्या हो गया वर्टिकल ओपोजिट, APB जो है वो वर्टिकल ओपोजिट हो गया ना इसके, इस एंगल CPOD के। तो एंगल APB जो है वो वर्टिकल ओपोजिट हो गया किसके, एंगल CPD के, ठीक है। तो जब ये 64 का है तो ये भी आपका क्या हो गया 64, ये आपका क्या आ गया 64। जब ये देखो ये दोनों भी क्या हो गया आपके एकांतर, तो आपका देखिए ये एंगल 28 का है तो ये आपका क्या हो गया 28, ठीक है, ये वाला 28। अब देखिए अब आपका क्या है कि एक जो बाह्य इस ये पूरा जो सर्किल है कितने का है 360 का, तो आधा सर्किल कितने का हो जाएगा ये 180 में से आप 64 लेस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 10 में से 4 गए 6, 10 में से 4 गए 6 और 7 में 6 गए 1, तो 116 जो है ये आपका क्या आ जाएगा 116, इधर वाला आ जाएगा, इधर वाला ये 116 है तो ये भी एकांतर कोण है, ये भी आपका क्या आ जाएगा 116। तो अब आप तीनों को क्या कर लोगे 180, और इन तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 180 इज इक्वल टू एंगल ए आपका कितना हो गया एंगल ए प्लस एंगल पी, मतलब AP D, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, प्लस एंगल D, ठीक है। तो एंगल ए आपका कितना 28, P आपका 116, तो एंगल आपका क्या निकल जाएगा एंगल D। अब इसको ऐड करेंगे 180 माइनस 6 और 8 14, 2 3 और 1 4, और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 180 में से 144 लेस करेंगे आपका तो कितना आ जाएगा 36 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ADB आपका कितना आ जाएगा 36 डिग्री, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, साइन स्क्वायर एक्स का D.X के C के सापेक्ष होगा, तो ये किसके सापेक्ष होगा, तो देखिए आपका यहाँ पे क्या दिया है y इज इक्वल टू आपका क्या है साइन स्क्वायर एक्स, ये है, क्योंकि y इज इक्वल टू हमेशा आपका क्या होता है f(x) उसकी पावर n, ठीक है, यही होता है ना। तो अब देखिए और ये आपका क्या हो जाता है फिर आप जब आप इसको dy/dx करते हैं तो dy/dx क्या हो जाता है आपका n f ब्रैकेट x n-1, हमेशा यही होता है ना, और f और x यही होता है ना, तो y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो आपका dy/dx क्या हो जाएगा, देखिए 2 n आगे आपके 2 साइन 2-1 x और d साइन x
dx। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 2 sin x और cos x। ठीक है, तो ये अब आपका क्या आ जाएगा 2 sin x cos x आपका क्या हो जाएगा sin 2x। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका क्या है, देखिए एक्स की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का न्यूनतम मान क्या होगा। तो देखिए न्यूनतम मान क्या होगा, देखो x जो है यहाँ पे न्यूनतम मान पूछा है इसका, तो x की स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, क्या हो गया घटते क्रम में हो गया। तो घटते क्रम में हो गया तो हमने माना कि x की स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम 0x की स्क्वायर की जगह पुट करते हैं, तो देखो 0 प्लस 1/0 प्लस 1 माइनस 3। तो ये देखो 1/1 माइनस 3। अब इसका एलसीएम ले लो, देखो तो ये 3 में से जब आप 1 लेस करोगे, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है 3 में से सेम ही आएगा, 3 में से 1 लेस करोगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा -2। तो इसकी न्यूनतम वैल्यू क्या हो जाएगी -2। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर इज इक्वल टू 13, तो a माइनस बी जहाँ पे a इज ग्रेटर देन b आपका क्या है a क्या होना चाहिए a b से बड़ा होना चाहिए। तो देखो आपको a प्लस बी दिया, आपको पूछा क्या है a माइनस। ठीक है, तो पहले हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे a प्लस बी की होल स्क्वायर लेंगे। तो क्योंकि हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है हमारे पास, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस बी कितना है आपका 5 की स्क्वायर, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर आपका कितना है 13 प्लस 2ab। यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो 5 की स्क्वायर आपकी क्या आ जाएगी 25। ठीक है, हमें एक स्टेप बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखो 2ab इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 25 माइनस 13। 25 माइनस 13 करोगे आप कितना हो जाएगा 25 माइनस 13, 5 माइनस 3 2 माइनस 1। ठीक है, अब देखो आपका 2ab की वैल्यू आपकी क्या आ गई 12। तो अब आप कर सकते हो, अब आप a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो। तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपके पास 2ab भी है और आपको a माइनस बी आपको फाइंड आउट करना है। तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर आपका कितना है 13, 2ab आपके पास कितना है 12, तो ये आपका क्या आया 1। तो a माइनस बी भी आपका क्या आ जाएगा, जब आप इसका रूट करोगे तो 1 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, यदि log 10 की पावर 2x इज इक्वल टू 1 देन x का मान बताइए। तो देखो इसको आप कैसे करेंगे, देखो log 10 2x, अब 1 जो है log 10 की पावर 10 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है। ठीक है, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो log 10। ठीक है, अब इसके आपको क्या लगाना है, हमें इस ये बेस बराबर है हमारा, तो बेस बराबर हमने इसके पावर लगा ली 10 है 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने जब हमारे बेस समान हो तो हम क्या ले लेते हैं, जब log 10 की पावर 10 जो उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 1, तो जब आपकी बेस बराबर हो तो आपके क्या होता है हम पावर को ले सकते हैं। तो 2x इज इक्वल टू 10, तो जब इसको कट करेंगे x इज इक्वल टू 10/2 तो आपकी क्या आ जाएगी 5। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है आपका, कितने समय में 1000 रुपये प्रति वर्ष 10% चक्रीय दर पर 1331 रुपये हो जाएंगे। अब देखिए 1000 रुपये मतलब आपको चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है, तो आपके 1331 मतलब 331 रुपये
जो है वो कितने साल में उसका ब्याज लग रहा है ये हमें नहीं पता। ठीक है, नहीं पता ना। तो हमें देखो, जब भी हमें चक्रवृद्धि ब्याज में जब हमें इंटरेस्ट निकालना होता है ठीक है, और हम टोटल उसकी वैल्यू निकालते हैं मिश्र धन की, तो हम कैसे क्या फॉर्मूला लिखते हैं? मिश्र धन इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन इंटू 1+R/100 की पावर टाइम, ये लिखते हैं। तो देखो हमारे पास मूलधन कितना है? 1000। ठीक है, मिश्र धन हमें दे रखा है 1331, ये भी हमें फ़ायदा हो गया। अब 1+R, आर आपके पास कितना है? 10, तो 1+10/100। ठीक है, इसकी पावर t। अब देखो 1331 इज इक्वल टू 1000 इंटू, अब आप इसको जब एलसीएम लोगे तो 100 + 1 कितना हो जाएगा आपका? 110/100। इसको पहले भी कर सकते थे आप, 0 से 0 कट किया टी। अब देखो 1331 आपका किसका क्यूब होता है? 11 का क्यूब होता है 1000 किसका क्यूब होता है? 10 का क्यूब होता है इंटू आपका 11/100, सॉरी 10 की पावर t। ठीक है, अब देखो, अब आप क्या कर सकते हो? 11 की क्यूब अपॉन 10, ये लिख सकते हो ना, इजिकल टू आपके क्या हो गया? 11/10 की पावर t। अब देखिए आपकी बेस बराबर हो गई, तो t इजिकल टू आपका क्या आ जाएगा? 3। तो ये 3 साल के अंदर आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? मतलब टोटल आपकी प्रिंसिपल जो मिश्र धन है वो 1331 रुपये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल 120 है एवं उनका वर्गों का योग 289 है। तो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब x इंटू वाई आपका कितना है? 120। ठीक है, उनके वर्गों का योग x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर आपका क्या है? 289। तो आपको संख्या बतानी है। ठीक है, नो इशू। तो आप x प्लस वाई की होल स्क्वायर जब करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर और प्लस 2xy, ये लिखेंगे। ठीक है, अब हमें इनके वर्गों का योग पता है, कितना है? 289 प्लस 2 इंटू हमें इनके गुणनफल का योग पता है, मल्टीप्लाई पता है इनका कितना है एक्स वाई का, वो कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, अब 289 प्लस ये कितना हो जाएगा? 240। जब इसको मल्टीप्लाई किया 12 2 ज़ा 24। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे 9, 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12, 2 और 2 4 5, 529। अब आपको क्या बताना है? x प्लस वाई की स्क्वायर है, हमें संख्याओं का योग बताना है। तो जब हम 5 to 9 का x प्लस वाई मीन्स हम रूट करेंगे, तो 5 to 9 का रूट आपका क्या होता है? 23। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, थोड़े से ट्रिकी हैं टेक्निकल में, बट टेंशन मत कीजिए। आपको इसीलिए हम सारे ट्रिकी क्वेश्चंस करवा रहे हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े और आप एग्ज़ाम में फटाफट क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर सको। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पी और क्यू ने क्रमशः 85,000 और 15,000 रुपये की पूंजी के साथ एक बिजनेस स्टार्ट किया। 2 वर्ष के बाद अर्जित लाभ को पी और क्यू के बीच क्रमशः किस अनुपात में बांटा जाएगा? तो देखिए, जब भी हमारी जो कैपिटल होती है उसी रेशो में हम क्या करते हैं? हमारे जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 85 और 15, ज़ीरो हमने हटा दिया। तो अब कट कर लो आप 5 की टेबल से। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35 और 5 3 ज़ा 15। तो 17:3 के अंदर हम पी और क्यू के बीच में हमारा जो रेशो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है
कि एक निर्दिष्ट धनराशि पर 8% की ब्याज दर पर 4 वर्षों में 3,840 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3,840 रुपये का इंटरेस्ट है, उसका कितना 3,840, ठीक है। अब 8% उसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट, कितने साल तक, 4 ईयर तक। तो 8 4 जा कितना हो जाएगा, ये टोटल इंटरेस्ट कितना है 32%। और आपको क्या निकालना है, आपको 100 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखिए अब हम इसको कट करेंगे, 32 1 जा 32, ठीक है। बच गया कितना आपका 6, यहाँ पे आ गया 64, तो 32 2 जा 64, ये आ जाएगा 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 12,000। वो टोटल जो प्राइस है, मनी जो है वो कितनी है 12,000, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। स्थिर पानी में एक नौका का वेग 20 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं धारा का वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 घंटा में धारा के प्रतिकूल धारा द्वारा तय की गई दूरी है, ठीक है। तो देखिए स्थिर पानी में एक नौका का वेग कितना है आपका 20 किलोमीटर, धारा का वेग कितना है आपका 15। तो जो आपको क्या पूछा है, धारा के प्रतिकूल नौका का वेग कितना होगा, नौका का वेग। तो हाँ, आपको इसमें कुछ नहीं करना, नौका का वेग दे रखा है, उसमें से धारा के वेग को आप माइनस कर दो, तो आपके धारा के प्रतिकूल जो वेग है वो आपका कितना हो गया 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो उसकी एवरेज चाल बताइए। जब भी आपको 2 चाल दे रखी हो, ठीक है, तब आपको एवरेज निकालना हो तो हमेशा क्या करते हैं हम, इसका तरीका होता है 2 इंटू 2 किलोमीटर इंटू 6 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 4 किलोमीटर प्रति घंटा, डिवाइड बाय हम क्या कर देंगे 6 + 4, ये हमारी एवरेज चाल आ जाएगी। तो ये हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया 6 2 जा 12, 12 4 जा कितना है आपका 48, 48 डिवाइड बाय 10, तो ये आपका क्या आ जाएगा 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक होल घर 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। तो आपका एक होल घर है जो कि, देखो यहाँ बना लेते हैं हम, आपका एक होल घर है जो कि आपका 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है, ठीक है। उसके चारों ओर घेरी हुई 2.5 मीटर का एक बरामदा है। 2.5 इधर, 2.5 इधर, 2.5 इधर, 2.5 इधर, मतलब 2.5 का ये अंदर वाला एरिया चारों तरफ है उसके। तो बरामदे को फर्श लगाने का खर्च, जो बरामदे में जो खर्च लगेगा ना फर्श लगाने का, वो 3.50 रुपये जो है वो प्रति वर्ग मीटर होगा। तो इसका टोटल कितना खर्चा लगेगा, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले होल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो होल का क्षेत्रफल क्या है, L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो आपका क्या हो जाएगा 20 इंटू 15, ठीक है। तो आपका होल का अंदर का क्षेत्रफल आपका कितना आ गया 300 वर्ग मीटर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, बरामदे का क्षेत्रफल। तो बरामदे का क्षेत्रफल जो है वो आपका क्या आएगा, बरामदे का क्षेत्रफल देखो लंबाई, और लंबाई में हम जो बरामदे का जो 2.5 इधर 2.5 इधर, ये जो ऐड हो गया है बरामदे का 2.5 वो भी तो ऐड करेंगे हम क्षेत्रफल में लंबाई में। तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा 20, और 2.5 इधर 2.5 इधर 25, और इधर का कितना हो जाएगा 15, 2.5 इधर 2.5 इधर बढ़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 20। तो टोटल आपका जो बरामदे का क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा 500 वर्ग मीटर,
ठीक है। अब केवल आपका बरामदे का कितना हो जाएगा, केवल बरामदे का हम 500 में से 300 लेस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 200 वर्ग मीटर। ठीक है। अब 200 वर्ग मीटर, अब देखो फर्श पर फर्श लगाने का खर्च कितना हो जाएगा, खर्च कितना हो जाएगा। अब हम 200 वर्ग मीटर को 3.5 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो अब हमने 3.5 से मल्टीप्लाई किया इसको, 235 दूनी कितना होता है आपका 70। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 700 रुपये, क्योंकि ये आगे हमारे हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई आगे तो पॉइंट लग जाएगा, तो ये पॉइंट कटने के बाद हमारे कितना आ जाएंगे 700 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट और मैथ का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। एक पाइप 1 घंटे में एक टंकी को भर सकता है। रिसाव होने के कारण इसे टंकी भरने में 1 घंटा 10 मिनट का समय लगता है। इस रिसाव से कितने समय में टंकी का सारा पानी खाली हो जाएगा। तो देखो एक पाइप एक टंकी 1 घंटे में एक टंकी को भर सकता है। ठीक है। रिसाव होने के कारण वो 1 घंटे, तो देखो यहाँ पे आपका कितना मिनट ले लो, एक टंकी जो है वो 1 घंटे में भरती है, मतलब 60 मिनट में भरती है, और वो 70 मिनट में खाली होती है। मतलब इनकी दोनों की मिला के हम एलसीएम लेंगे तो हमारी 6×7=42, टोटल मिनट हमारी कितनी आ गई, टोटल काम कितना हो गया 420। ठीक है। ऐसे ले लो। अब ये कितना काम करता है, ये जो है वो 6×7=42, ये 7 घंटे, और ये 7×6=42, 6 घंटे। अब देखो 7 घंटे में भरता है, जो मतलब ये 7 काम करता है और ये 6 काम करता है, हमने ले लिया। अब देखो रिसाव होने के कारण, तो इस रिसाव से कितने समय में टंकी का सारा पानी, तो अब हम इसमें शॉर्ट में क्या करेंगे, 7 में से 6 लेस कर देंगे 1, तो 420, उसमें हम क्या करेंगे 1 का डिवाइड करेंगे जो हमने लेस किया करने पे आया, तो ये हमारी क्या हो गई 420 मिनट। 420 मिनट को जब आप घंटों में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 7 घंटे। तो पूरा जो इस रिसाव में कितने से टंकी का सारा पानी कब खाली हो जाएगा, 7 घंटे में खाली हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट आपके रसायन विज्ञान का सेक्शन है। देखिए रसायन विज्ञान का सेक्शन देखते हैं हम। क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयन में बदलना उदाहरण है अपचन का, ऑक्सीकरण का, अपघटन का या विस्थापन का। तो क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयन में बदलना जो है वो अपचयन का उदाहरण है। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के, द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन संख्या, उपरोक्त सभी। तो परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन के की संख्या जो है वो आपके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कार्बनिक नहीं है, यूरिया CH3OH, CO2 C6, H12O6। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, CO2 जो है आपका कार्बनिक यौगिक नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44। नाइट्रोजन के लेंस परीक्षण में नीला रंग आने का प्रमुख कारण है विलयन में फेरीफेरोसाइनाइड का बनना, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का बनना, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का बनना, सोडियम NaCN का बनना। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, फेरोसाइनाइड का बनना। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से किस मिश्र धातु में जस्ता होता है, कांसा, बेल मेटल, जर्मन सिल्वर या तांबा। तो किस धातु के अंदर जो है वो जस्ता होता है, वो आपका जर्मन सिल्वर। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46। मिश्र धातु एल्निको का उपयोग होता है गियर बनाने में, चुंबक बनाने में, प्लेट काटने में या वायुयान बनाने में। तो मिश्र धातु एल्निको का उपयोग जो है वो चुंबक बनाने में होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 तथा द्रव्यमान संख्या 39 है, इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ऑप्शन नंबर 120। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोलता है,
अभिक्रिया दर एवं तथा अभिक्रिया रचना से संबंधित रसायन विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? विश्लेषण रसायन, रासायनिक बल गति, थर्मो रसायन या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 रासायनिक बल गति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49, पिक्रिक एसिड का रासायनिक नाम क्या है? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, ट्रेनाइट्रोटोलीन, ट्रेनाइट्रो एनिलीन या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 2,4,6 ट्रेनाइट्रोफिनोल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्न में से किस गैस के अणुओं की सबसे अधिक चाल होती है? तो बताइए किसकी अधिक चाल होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 H2 एट 73 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का आपका टेस्ट सीरीज यहीं फिनिश होता है। सभी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपके कितने करेक्ट हुए हैं और कितने सही रॉन्ग हुए हैं। ठीक है, तो सभी इस पे फोकस करिए, तो आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा। और जिस भी सेक्शन में आपको प्रॉब्लम है उस पे ज़्यादा फोकस करिए ताकि आपका एग्ज़ाम इजीली निकल सके। ठीक है, तो अभी हम कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे। बाय, आज के लिए इतना ही।